वेलकम टू बात कानून के चैनल। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुनीता शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन का जवाब जानने की जो अक्सर या तो लॉ स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके माइंड में रहता है या जिन्होंने लॉ कर ली है तो उनको फील्ड चूज करने में आसानी हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि लॉयर्स कौन होते हैं, बैरिस्टर्स कौन होते हैं, या एडवोकेट्स कौन होते हैं, या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं और क्या क्या होती हैं इनकी ड्यूटीज़, ये जानोगे आप आज की वीडियो में। यदि अब मैं बात करूं कि लॉयर्स कौन होते हैं तो देखिए, लॉयर वो हर पर्सन होता है जिन्होंने लॉ की डिग्री ली हो, चाहे वो 3 ईयर की लॉ डिग्री हो या 5 ईयर की लॉ डिग्री हो, और डिग्री लेने के बाद जो किसी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर रहे या जिन्होंने अपने आप को किसी बार काउंसिल में अभी तक रजिस्टर नहीं किया और ना ही जिनके पास प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट है। यानी वो लोग जो कोर्ट में ना तो क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ना ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर होते हैं, वे सारे लोग ही लॉयर होते हैं। यानी लॉयर वो लोग हैं जिनके पास लॉ की डिग्री है। लॉयर वो भी हो सकते हैं जो कॉरपोरेट और कंपनीज में काम करते हैं या किसी को लीगल एडवाइस देते हैं, बट वो ऑफिशियली लिटिगेशन में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम लॉयर कहते हैं। यदि मैं आगे बात करूं कि बैरिस्टर्स कौन होते हैं, तो बैरिस्टर भी लॉ की डिग्री होल्डर हैं, बट डिफरेंस इतना है कि उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री इंग्लैंड से पूरी की है। जैसे भारत में कोई भी स्टूडेंट अगर लॉ की डिग्री लेता है बार काउंसिल इंडिया से रिकॉग्नाइज किसी कॉलेज से तो वो हो जाता है लॉयर। वैसे ही जो व्यक्ति लंदन से अपनी डिग्री कंप्लीट करता है या इंग्लैंड के किसी कॉलेज से कंप्लीट करता है तो वो हो जाता है हमारा बैरिस्टर। जैसे कई बार हमने सुना होगा कि गांधी जी बैरिस्टर थे या हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो बैरिस्टर थे, क्योंकि उनकी डिग्री इंडिया में नहीं ली गई थी, उन्होंने डिग्री प्राप्त की थी इंग्लैंड से, इसलिए उनके नाम के आगे बैरिस्टर लगता है। यदि वो भारत में बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवा ले तो वो लॉयर कहलाएंगे। अगर उन्होंने इंडिया से डिग्री ले रखी है और इंग्लैंड की डिग्री है तो फिर वो बैरिस्टर होंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद वो हो जाएंगे एडवोकेट। तो अगर मैं आगे बात करूं कि एडवोकेट्स कौन होते हैं, तो जो भी पर्सन पहले लॉयर या बैरिस्टर है, एक बार वो जो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में तो वो बन जाते हैं एडवोकेट। यानी आपका प्रमोट किया जाता है लॉयर टू एडवोकेट की जर्नी बिटवीन डिपेंड अपॉन कि आपने अपना बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो और रजिस्ट्रेशन के 2 साल के अंदर अंदर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया हो। और एक बार आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए उसके बाद आपको प्रैक्टिस का लाइसेंस मिल जाता है और प्रैक्टिस के लाइसेंस के बाद आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो एज अ एडवोकेट। आप आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हो और अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपने आप को प्रोनाउंस करके कि मैं एक अब एडवोकेट बन गया हूँ। ठीक है। अगर आगे हम बात करते हैं कि कोई एडवोकेट आगे सीनियर एडवोकेट कैसे बनता है, तो उसके लिए कुछ योग्यताएं हैं जो आपको कंप्लीट करनी होती हैं। उसके बाद आप एडवोकेट से बन जाते हैं सीनियर एडवोकेट। यदि मैं सीनियर एडवोकेट की बात करूं तो एक एडवोकेट को कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो एक्सपीरियंस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो चाहे वह हाई कोर्ट का हो, पर रेगुलर 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी ज़रूरी चीज़ कि जो एक्सपीरियंस है वो रेगुलर होना चाहिए, साथ ही साथ लॉ में एक स्पेसिफिक उनकी नॉलेज हो चुकी हो जिसके आधार पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा उनको सीनियर एडवोकेट की उपाधि दी जाती है। और ये उपाधि मिलने के बाद 2 चीज़ों में चेंजमेंट आता है। पहला कि जो सीनियर एडवोकेट बन जाते हैं उनके कोट और प्रैक्टिस ऑफ गाउन का थोड़ा सा जो वेयरिंग का क्लोथ है वो चेंज हो जाता है। दूसरी ज़रूरी चीज़ कि उनकी जो फीस होती है वो भी अब बढ़ जाती है। यानी सीनियर एडवोकेट बनने के बाद आपको जो रिकग्नाइजेशन मिलती है वो एक सीनियर की मिलती है, दूसरा आपकी फ़ीस बढ़ जाती है और तीसरा आपका जो कोट और गाउन है उसका भी जो स्टाइल है पहनने का वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये होता है जब आप एक सीनियर एडवोकेट बन जाते हैं। यदि अब हम बात करें कि किसी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करना हो एज ए एडवोकेट तो उनको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना होता है। देखिए, एडवोकेट जो नॉर्मली किसी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में केसेस को फाइलिंग करना है तो आपके पास होना चाहिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का लाइसेंस। और ये लाइसेंस आपको मिलता है जब आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो।
और ये एग्ज़ाम क्लियर बगैर आपको ना ही कोई केस फाइल करने की परमिशन मिलती है फ्रेशरली, और ना ही आप अपने आप को एज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिप्रेजेंट कर पाओगे। देखिए, AOR बनने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जिसकी एलिजिबिलिटी में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है। और ये 5 साल का एक्सपीरियंस 2 भागों में बांटा गया है। पहला कि आपका 4 साल का जो एक्सपीरियंस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट का हो, और दूसरा कि कोई ऑलरेडी एडवोकेट जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस एज अ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करते हुए है, उनके अंडर में आपने 1 साल तक एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस की हो, और तब वो आपको देते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए सर्टिफिकेट, जो कि होता है कमिटमेंट सर्टिफिकेट। जब आप अपना फॉर्म फिल करोगे एग्ज़ाम के लिए, तब आपको इसको अटैच करना होगा। और एक बार आपकी AOR की परीक्षा पास हो जाती है, उसके बाद आपको 2 मानदंडों को पूरा करना होता है। उसके बाद ही आप एज अ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस कर पाओगे। पहला कि आपके पास दिल्ली में होना चाहिए एक रजिस्टर्ड ऑफिस, और ये ऑफिस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 16 किलोमीटर की सराउंडिंग में ही। दूसरा कि आपके पास होना चाहिए एक रजिस्टर्ड क्लर्क, जो आपके केस की ड्राफ्टिंग और बाकी वर्क को कंप्लीट करेंगे। और एक बार जब आप ये दोनों मानदंडों को पूरा कर देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज आपको अलाउ कर देते हैं प्रैक्टिस करना एज अ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। यदि मैं बात करूं कि आपको एज अ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अपने रूल हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल 2013 के आदेश 4 के अंतर्गत गवर्न होते हैं, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ऑलमोस्ट वही केसेस आते हैं जिनकी प्रकृति बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, और जो नॉर्मल एडवोकेट्स होते हैं, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ये यहाँ पर केस फाइल करना अलाउड नहीं होता है। वो यहाँ पर आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आर्गुमेंट कर सकते हैं, केस की ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, पर किसी केस को अपने नाम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल नहीं कर सकते। वो फाइलिंग का राइट केवल और केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को ही होता है। इसलिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है यदि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हो। अगर मैं बात करूं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कौन होते हैं, तो देखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को आम लैंग्वेज में हम कहते हैं सरकारी वकील, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। किसी भी क्रिमिनल केस में रिप्रेजेंट करना जब विक्टिम को होता है स्टेट की तरफ से, तब पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा ही उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है केस फाइलिंग में। यदि मैं बात करूं पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का प्रावधान कहाँ है, तो CRPC के सेक्शन 24 के सब सेक्शन 2U में इसका प्रावधान किया गया है, जहां इनका मेनली काम होता है एज वर्क करना लोक अभियोजक। क्योंकि लोक अभियोजक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपराधिक मामलों में राज्य की ओर से मामलों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि सरकार की तरफ से विक्टिम को रिप्रेजेंटेशन देता है एज एन एडवोकेट, तो उन्हें हम कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। अगर मैं बात करूं प्लीडर कौन होते हैं, तो प्लीडर भी एडवोकेट्स होते हैं। जैसे क्रिमिनल केसेस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी जो वकील है वह केसों को रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट के बिहाफ पर, वैसे ही सिविल नेचर के जो केसेस होते हैं उनमें प्लीडर रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट के बिहाफ पर केसेस को। और ये बताया गया है CPC के सेक्शन 1908 की धारा 2 के 7 के तहत उनको नियुक्त किया जाता है, और वह उन केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं जो सिविल नेचर के हैं। जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस हो, चेक बाउंस का केस हो, तो जहां सरकार की तरफ से वकील को रिप्रेजेंट होना होता है, उनको कहा जाता है प्लीडर। यदि अब मैं बात करूं एडवोकेट जनरल की, जिन्हें हम महाधिवक्ता भी कहते हैं, किसी भी राज्य में राज्य के खिलाफ आने वाले केसेस को जब कोर्ट में रिप्रेजेंट करना होता है, तो ये महाधिवक्ता का काम होता है। और राज्य में जब महाधिवक्ता की नियुक्ति करनी होती है, तो वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यदि किसी को महाधिवक्ता बनना है, तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं जो आपको पूरी करनी है। पहला कि महाधिवक्ता के बारे में हमारे संविधान का अनुच्छेद 165 बताता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही साथ उसको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो हाई कोर्ट में एज अ जज वर्क करते हुए या एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस करते हुए। उसके बाद ही आप महाधिवक्ता के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं कि महान्यायवादी कौन होते हैं, जिन्हें हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं,
देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट में जितने भी मामले होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं एडवोकेट जनरल। वैसे ही जब देश के मामले होते हैं जो कानून से संबंधित हो, तो देश के मामलों को कोर्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। क्योंकि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को कानूनी मामलों में सलाह मशवरा की जब ज़रूरत पड़ती है तो महान्यायवादी के द्वारा ही सुझाव पे वो काम करते हैं। और अगर हम बात करें कि महान्यायवादी अगर किसी को बनना है तो उसकी क्या योग्यताओं की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके बारे में बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 76 में, जहां कहा गया है कि पहला कि राष्ट्रपति जी के द्वारा ही किसी महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। दूसरा कि जो व्यक्ति महान्यायवादी बनना चाहता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और साथ ही साथ वह हाई कोर्ट में या तो 5 साल तक हाई कोर्ट के जज के रूप में काम कर चुके हों या 10 साल तक एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस कर चुके हों, तभी वह महान्यायवादी जो है बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि महान्यायवादी का काम है कि राष्ट्र के खिलाफ जो भी मामले हैं उनको रिप्रेजेंट करना केसेस को कहाँ कोर्ट में। और ये जो कोर्ट है वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट में भी जब ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे भी महान्यायवादी ही हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे देश के फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी होते हैं। अगर हम बात करें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की, तो ये होते हैं जो काम में मदद करते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, यानी महान्यायवादी की मदद करने के लिए, यानी उनको असिस्ट करने के लिए हमारे देश में सॉलिसिटर जनरल होते हैं, और ये देश के होते हैं सेकंड लॉ ऑफिसर। इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा ही की जाती है, और इनकी नियुक्ति के लिए 3 से 4 क्वालिफिकेशन है जो कि बताई गई हैं अनुच्छेद 76 में ही। पहला कि ये भी भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, इनको भी एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में एज 5 साल जज का या 10 साल एज एन एडवोकेट का, तब ये इस पद के लिए योग्यता रखते हैं। इनका बेसिकली काम होता है कि जहां महान्यायवादी को कामों में मदद की ज़रूरत हो या जहां लॉ की बात हो, उस चीज़ को चेक एंड फैक्ट इशू को फाइनलाइज करना हो, तो वो सारा ही काम सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की करते हैं। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की मदद के लिए भी 4 असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल होते हैं जिनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी के द्वारा ही की जाती है। और इन चारों का काम होता है कि जो काम महान्यायवादी ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को दिया है उस सारे कामों को, यानी जो भी कानून से रिलेटेड मामले हैं उनको पूरा चेक करना, चीज़ों को फाइनलाइज करना, और उसके बाद रिपोर्ट को सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को देना। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया उन सारे मामलों की कंफर्मेशन करके जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये थी हमारी पूरी हायरार्की कि हमारे पास किस किस तरीके के पद होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, लॉयर्स कौन होते हैं, हमारे पास जो बैरिस्टर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं और वो कौन होते हैं, एडवोकेट्स किन्हें कहा जाता है, सीनियर एडवोकेट्स किन्हें कहा जाता है, या एडवोकेट जनरल्स कौन होते हैं, या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं, और साथ ही साथ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बात कानून की।